सुन पा रहे हैं भाई? यस सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद शायद स्प्रिंग हमने शुरू कर दिया था ना, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स लिखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक, सबसे पहला कॉम्बिनेशन है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज ना। अब सीरीज में स्प्रिंग्स कैसे लगती हैं वो एक बार देख लेते हैं। ये मान लो हमारी स्प्रिंग नंबर 1 है तो K1, ये स्प्रिंग नंबर 2 है तो K2, और यहाँ लगा देते हैं हम फोर्स। ठीक है, अब बात समझते हैं। सबसे पहले देखो कि अगर स्प्रिंग सीरीज में लगी हुई है, स्प्रिंग्स आर सपोज टू बी मासलेस, यानी जो हम जिस लेवल पे हम लोग स्टडी करते हैं वो हम स्प्रिंग्स को मासलेस कंसिडर करते हैं। तो हमारी जो स्प्रिंग 2 है उसके दोनों एंड्स पे फोर्स बराबर बराबर ऐसे होनी चाहिए, यानी एक्सटेंड हो रही होगी और इस तरीके से दोनों तरफ एफ लग रहा होगा। सिमिलरली स्प्रिंग नंबर 1 पे भी ऐसे ही हो रहा होगा, यहाँ से वॉल लगा देगी रिएक्शन की तरह से तो ये एफ लग रहा होगा ऐसे। तो इस डायग्राम को ड्रॉ करके समझना, इन सीरीज पहला पॉइंट क्या हुआ, ऑल द स्प्रिंग्स experience the same deforming force। देखिए मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं लिखा, मैंने सेम लिखा है, यानी जो फोर्स यहाँ लगी वही फोर्स यहाँ लगी, वही फोर्स यहाँ लगी, आगे होता तो और वही लगती। दे आर एक्सपीरियंसिंग द सेम डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है ना, कई बार इक्वल का मतलब ये हो जाता है कि डिवाइड होकर सबको बराबर बराबर लगे, नहीं, कोई डिवीजन नहीं हुआ, द सेम फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑल ऑफ देम, सेम डिफॉर्मिंग फोर्स। सर डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब? या पिछली क्लास में थे आप? यस सर। अच्छा, तो स्प्रिंग को डिफॉर्म जो करेगी वो फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स है ना। अगर इलोंगेट कर रही है तो वो यस सर, इलोंगेटिंग यस सर, फोर्स हो जाएगी, यस सर। कंप्रेस करेगी तो कंप्रेसिंग फोर्स हो जाएगी, तो डिफॉर्मिंग फोर्स होगी ना। एनीथिंग दैट चेंजेस द शेप ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, उसको हम क्या कहेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। अब अगला पॉइंट हो जाएगा, सिंस सेम डिफॉर्मिंग फोर्स है तो हम कहेंगे डिफॉर्मेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/k। डिफॉर्मेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो हमने कहा k1x1 इज इक्वल टू k2x2 इज इक्वल टू f, कांस्टेंट कह देंगे, कांस्टेंट है। तो सिंस k और x का मल्टीपल कांस्टेंट है, x इज प्रोपोर्शनल टू 1/k, यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सिंपल वर्ड्स में बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसका k ज्यादा, ग्रेटर implies that greater k means smaller x। जिसका k जितना ज्यादा होगा वो डिफॉर्म उतना कम होगी स्प्रिंग। नोट कर लो इसको। अगर ये नोट कर लिया तो अब हम इनके इक्विवेलेंट स्प्रिंग की बात कर सकते हैं। इक्विवेलेंट स्प्रिंग, इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि लेट्स से हमारे पास ये अरेंजमेंट था, ये K2 है, ये K1 है, और हमने एक फोर्स लगाई, तो इसमें आया x2 का डिफॉर्मेशन, इसमें आया x1 का डिफॉर्मेशन। अगर हम इन दोनों स्प्रिंग को हटा के ये वाली सिचुएशन ले लें जिसमें एक सिंगल स्प्रिंग लगी हुई है और उस पर हम फोर्स F लगा रहे हैं, तो व्हेन विल वी से वी हैव रिप्लेस्ड
विद इन इक्विवेलेंट स्प्रिंग जब इसमें हमारे पास डिफॉर्मेशन x1 प्लस x2 के बराबर आ जाए, यानी फोर्स हम उतनी लगाएं और टोटल डिफॉर्मेशन उतना ही आए, तो इसको हम k इक्विवेलेंट कह देंगे। तो हमने लिखा x इक्विवेलेंट इज x1 प्लस x2। x इक्विवेलेंट को हम लिख देते हैं f अपॉन k इक्वल f अपॉन k, इसको लिख देते हैं f अपॉन k1, f तो सब में सेम है, और इसको लिख देते हैं f अपॉन k2। तो हमारे पास 1 अपॉन k इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। अगर बहुत सारी स्प्रिंग होगी तो यहाँ प्लस 1 बाई k3 प्लस 1 बाई k4 ऐसे भी आता है। नोट कर लें, ये आज से हमारा फॉर्मूला हो गया स्प्रिंग्स इन सीरीज के लिए। नोट कर लिया होगा आपने। अब यहाँ पे सेकंड लिख लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है कि दो स्प्रिंग्स को आपने इस तरीके से लगाया ना, एक लाइट सपोर्ट से बांध देते हैं, और यहाँ हमने एक फोर्स अप्लाई कर दी है। अब ये दोनों स्प्रिंग ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रेंड है टू हैव द सेम डिफॉर्मेशन, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो पैरेलल में पहचानेंगे, इन पैरेलल लिख देते हैं ऑल द स्प्रिंग्स, जितनी भी स्प्रिंग पैरेलल में लगी हुई हैं, सफर, अंडरगो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सफर द सेम डिफॉर्मेशन। कंपेयर करना, पिछली बार दे वर एक्सपीरियंसिंग द सेम डिफॉर्मिंग फोर्स, इस बार दे आर अंडरगोइंग द सेम डिफॉर्मेशन, है ना। तो x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इस तरीके से कह सकते हैं। अच्छा, अब ये तक हमें पता है कि जो x होता है वो f अपॉन k होता है, ये बात ठीक है ना, x इक्वल टू f बाई k होता है ना। तो x1 और x2 तो सेम है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, द फोर्स experienced by any individual spring इसको मैं लिख देता हूँ जैसे F1 वो प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, K1। F बराबर KX है ना, X तो सबका सेम है, F इक्वल टू KX है, X सबका सेम है, जिसका K ज़्यादा उसको फोर्स ज़्यादा मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने यहाँ पे एक टोटल फोर्स F अप्लाई की है तो वो फोर्स डिवाइड हो गई है, यानी इसको पुल करने में लग रही है F1 फोर्स और इसको पुल करने में लग रही है F2 फोर्स। F और F2 का सम मिलके कैपिटल F के बराबर है, लेकिन किसको ज़्यादा बड़ी फोर्स मिली, जिसका K ज़्यादा है, जिसका भी K ज़्यादा, चाहे वो 1 का या 2 का। तो लार्जर द वैल्यू ऑफ K, ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट अ स्प्रिंग गेट्स इंडिविजुअली। यानी यहाँ पर जो हमारा F है वो डिवाइड हो जाता है स्प्रिंग्स में, और डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होता है, यानी जितनी ज़्यादा बड़ा K वाली स्प्रिंग होगी उतना ज़्यादा फोर्स उसे मिल जाएगा डिफॉर्म होने के लिए। F प्रोपोर्शनल टू K, नोट कर लेंगे इसको। यहाँ पे इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लिखते हैं, इक्विवेलेंट स्प्रिंग, यानी अगर हम एक पैरेलल अरेंजमेंट को एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो वो सिंगल स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि हमने यहाँ पे तो फोर्स लगाया दो स्प्रिंग्स पे, K1 K2 पे, कीपिंग देम इन पैरेलल, और उससे एक सर्टेन डिफॉर्मेशन आया
तो हम चाहेंगे कि जो अकेली स्प्रिंग हो डिफॉर्मेशन उसमें भी उतना ही आए, और जितना फोर्स हमने मिलाकर इन दोनों को दिया उतना अकेला इसको लग जाए। तो हमने कह दिया के इक्विवेलेंट। तो हमने कहा एफ इक्विवेलेंट जो लिखा यहाँ, एफ इक्विवेलेंट जो लगा वो F1 प्लस F2 के बराबर होना चाहिए। यानी जो यहाँ मान लो 3 स्प्रिंग होती हैं तो तीनों मिलके जितना फोर्स बेयर कर रही होती उतना फोर्स अकेला इसको बेयर करना पड़ता अकेली स्प्रिंग को। तो F इक्विवेलेंट इज F1 प्लस F2। तो F की जगह kx लिख देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा k इक्विवेलेंट x, यहाँ आ जाएगा k1x, यहाँ आ जाएगा k2x, और होंगे तो k3 k4 भी आ जाएंगे। x सबका सेम है तो k इक्विवेलेंट कितना हो गया, k1 प्लस k2, जितने होंगे उतना ऐड कर देंगे। नोट कर लें इसको। जब तक आपको प्रैक्टिस से याद नहीं हो जाए कि स्प्रिंग्स में सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला कैसा होता था, तो अपने आप को रिमाइंड करा लेंगे। रिमेंबर ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना। ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस में जो फॉर्मूला सीरीज में होता था वो यहाँ पैरेलल में है, और रेजिस्टेंस में जो फॉर्मूला पैरेलल में होता था इक्विवेलेंट का वो यहाँ सीरीज में है। स्प्रिंग से कितना ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस है ना। तो ये याद रखिए, प्रैक्टिस से तो याद हो ही जाता है, शुरू में कुछ दिन ऐसा याद रखना पड़ता है। नोट कर लो उसको। अगर नोट कर लिया इसको तो आगे बात कर लेते हैं। स्प्रिंग्स के बारे में एक और पॉइंट है वो समझ लेते हैं। व्हेन ए स्प्रिंग इज कट, अगर एक स्प्रिंग को कट कर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो स्प्रिंग्स के बारे में थोड़ी सी बात समझना कि स्प्रिंग जो होती हैं वो इस तरीके से कॉइल्ड वायर से बनी होती हैं। सबने स्प्रिंग देखी है तो ये बात समझ जाओगे। स्प्रिंग इज मेड अप ऑफ अ कॉइल्ड वायर। ये जो टर्न्स होते हैं स्प्रिंग में, इनमें एक टर्न डेंसिटी होती है। टर्न डेंसिटी, कभी कभी कॉइल डेंसिटी भी कह देते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना। अच्छा, सिंपल टर्म्स में भी आप ये समझ सकते हो, अगर सब कुछ सेम है, मटेरियल सेम है, इलास्टिसिटी सेम है, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, जितनी ज़्यादा डेंसली वाउंड स्प्रिंग होगी आपकी, है ना, उतना के ज़्यादा होगा, और जितना लूजली वाउंड होगी उतना के कम होगा। आप खुद सोच के देखना कि बाकी सब कुछ सेम रखें तो इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना, दोनों तरफ से दबाना, और इस स्प्रिंग को दोनों तरफ से दबाना आपके लिए क्या ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, तो आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है ना। तो एक बात तो ये हुई टर्न डेंसिटी। नाउ जब हम एक स्प्रिंग को कट करते हैं तो when cutting a spring we assume that the turn density remains the same. The turn density remains the same. ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो इसको एक कंडीशन की तरह से सोचेंगे। यानी अगर आपने एक स्प्रिंग को, लेट से एक स्प्रिंग है हमारी, इसको दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया है ना। मान लो पहले इसमें टोटल 8 टर्न्स थे इन 2 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अब 4 टर्न्स पर सेंटीमीटर हो गए। पहले भी 4 टर्न पर सेंटीमीटर थे, अभी भी 4 टर्न पर सेंटीमीटर है। पहले 8 थे इन 2 सेंटीमीटर, अब है 4 इन 1 सेंटीमीटर। तो वाइल कटिंग वी आर मेकिंग श्योर दैट वी आर नॉट चेंजिंग द टर्न डेंसिटी। सो अगर हम ऐसा करते हैं, इफ दिस इज मेंटेन्ड, तो हम कहेंगे K of a spring is inversely proportional to its length. इसका असली रीजन आप इलास्टिसिटी चैप्टर जब पढ़ेंगे हम लोग तब समझ जाएंगे, बट अभी के लिए फिलहाल इसको एक ऐसी
जनरल नॉलेज की तरह रख लेते हैं कि k इज प्रोपोर्शनल टू 1/L, यानी लॉन्गर द स्प्रिंग लेसर इज द k, प्रोवाइडेड जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी टर्न डेंसिटी सेम है। यानी अगर हमारे पास 4 टर्न्स पर सेंटीमीटर वाली स्प्रिंग है, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे k कम होता जाएगा। तो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। एक बार ये समझ जाए तो हम समझ जाएंगे कि अगर हमारी स्प्रिंग है ऐसे, जिसका कि k हमें पता है, अब हम इसको 3 इक्वल पार्ट में कट कर देते हैं, तो इंडिविजुअली हर पार्ट 3k 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 का हो जाएगा। अगर आप इसको 2 ही पार्ट में कट करते हो, 2 इक्वल पार्ट्स में, तो इंडिविजुअली ये 2k और 2k के हो जाएंगे। ये चीज़ एक बार नोट कर लो। तो एक स्प्रिंग को कट करने पे क्या चेंजेस आते हैं, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। नहीं, अब इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान लो एक स्प्रिंग है हमारे पास, इसका कुछ k गिवन है। अब कहा जा रहा है द स्प्रिंग इज कट इन रेशियो 2:3 2:3। the ratio the spring constants, the spring constant k की बात करें ना, spring constants of the two parts are कितना है ये बताना है ना। अगर ट्राई करना चाहते हो तो एक बार ट्राई करो कि एक स्प्रिंग को हमने 2:3 में कट कर दिया। ओरिजिनल स्प्रिंग का k था k, तो अब जो पार्ट्स बने हैं उनका स्प्रिंग कांस्टेंट k की टर्म्स में कितना है, एक बार ट्राई करो उसको। चलो एक बार देख लेंगे कैसे होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। आप सबसे पहले देखें कि जो आपने कट किया है तो उससे जो लेंथ हो गई, पहले अगर लेंथ l थी आपकी, तो अब इधर वाली लेंथ 2l/5 हो गई है और इधर वाली 3l/5। आई होप ये रेशियो प्रोपोर्शन करना आपको आता होगा। अगर किसी चीज़ को 2:3 में कट कर दें तो एक तरफ 2/5 पार्ट हो जाएगा और एक तरफ 3/5 पार्ट हो जाएगा। नाउ सिंस k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, है ना, तो जिस फैक्टर से l चेंज हुआ है उसके इनवर्स फैक्टर से k चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना, एक तरीका बता रहा हूँ आपको। जिस भी फैक्टर से l मल्टीप्लाई हुआ है उसके इनवर्स फैक्टर से k को मल्टीप्लाई करना है आपको। यहाँ पे l किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 2/5 से, तो आप कह दोगे यहाँ k हो जाएगा 5k/2। यहाँ l किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 3/5 से, तो आप हो जाएगा 5k/3। बहुत सिंपल सा तरीका है। और इसका एग्जाम्पल चाहते हो तो आप ऐसे कह सकते हो कि मान लो हमने 1:2:2 में ब्रेक किया होता है इसको, स्प्रिंग को। जो 3 पार्ट बनते हैं हमारे पास वो 1/5, 2/5
एंड 2/5 बनते हैं लेंथ वाइज, है ना, लेंथ वाइज इतना होता है। तो के वाइज कितना हो जाएगा 5k, 5k/2, 5k/2। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, इसको सीख लेंगे। चलो आई होप कि नोट कर लिया आपने। ये तो बात हुई स्प्रिंग्स की सीरीज पैरेलल में। अब हम बात कर लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की और इसको अप्लाई कैसे करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो लिख लेते हैं। द नेट चेंज in the kinetic energy of a particle is equal to, पूरा लिखना है, is equal to the total work done by all the forces acting on it। ठीक है, अगर हम कई बार अपने आप से ये सवाल पूछें कि अगर एक पार्टिकल पे मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और एक कंडीशन 1 से एक कंडीशन 2 तक कितना चेंज आया होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में, तो उसका आंसर ये है जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन्होंने इस कंडीशन से उस कंडीशन में पहुंचाने में जितना वर्क किया हो, आप वर्क को एड अप कर लें। व्हेन आई एम सेइंग एड अप, जो प्लस है उसे प्लस लें, जो माइनस है उसे माइनस लें, और जो टोटल आएगा वो नेट फाइंड कर लें। न्यूमेरिकली उतना ही चेंज आया होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। यानी अगर ओवरऑल 10 जूल प्लस का वर्क आ रहा है तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी मस्ट हैव इंक्रीज्ड बाय 10 जूल। अगर ओवरऑल 10 जूल माइनस का वर्क आ रहा है तो हम कहेंगे द काइनेटिक एनर्जी मस्ट हैव डिक्रीज्ड बाय 10 जूल। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है। द नेट चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। इसका एग्जांपल ले लेते हैं ना, सिंपल एग्जांपल से ही शुरू करेंगे। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास m मास का, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं किसी हाइट h से, और हमसे पूछा गया कि जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा इसकी स्पीड क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से बहुत इजीली इसका आंसर आप काइनेमेटिक्स से दे भी सकते हो ना। हम इसको एनर्जी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, अगर हम अपने आप से पूछें तो कोई जवाब देना चाहेगा कितनी फोर्सेस लग रही हैं, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। हमने इसको छोड़ दिया है, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, वन, जस्ट वन, एंड दैट इज mg, है ना। तो जब ये यहां से उठ के यहां आता है, हाउ मच वर्क हैज mg डन, तो आंसर वुड बी mg टाइम्स h, और वो भी पॉजिटिव। देखो जिस डायरेक्शन में mg उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो कितना वर्क किया इसने mgh। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम हम कहेंगे हाफ mv² माइनस 0। भाई ये हमारी थी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv² माइनस 0 मस्ट बी इक्वल टू mgh। तो यहाँ से जो v आएगा हमारे पास वो √2gh आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये आप काइनेमेटिक्स से भी बता सकते थे, बट अब हमें इसका एनर्जी पर्सपेक्टिव जो है वो समझ में आ जाएगा। p इक्वल टू √2gh। इस एग्जाम्पल को एक बार देख लो अच्छे से, और इसमें और एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी जो है एग्जाम्पल्स की वो बढ़ाते रहेंगे। शुरू में सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन होता कैसे। यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस, इनिशियल और फाइनल पोजीशन देख लें, और उसमें देखेंगे हर फोर्स ने इंडिविजुअली कितना वर्क किया। पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव लिखें, नेगेटिव किया तो नेगेटिव लिखें।
सम कर दें जो भी ओवरऑल वैल्यू आए और उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर दें, जो हम लोग अपने आप आएगा। एनीवे, तो ये आपने नोट कर लिया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक रफ फ्लोर है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, हम इसको एक इनिशियल वेलोसिटी देते हैं v0, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ म्यू एस दिया हुआ, म्यू के लिख देते हैं क्योंकि काइनेटिक है तो म्यू के लिख देते हैं ना, और वेलोसिटी देके छोड़ दिया। हमने कहा हाउ मच इट विल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना चल के ये रुक जाएगा। अगेन इसको भी हम काइनेमेटिक्स से कर सकते हैं, नाउ दैट न्यूटन्स लॉज हमने कर लिया तो काइनेमेटिक्स से इजीली कर लेंगे, बट इसको हम एनर्जी पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो इस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, आंसर क्या है? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? 3. 3। एक ऐसे नॉर्मल रिएक्शन, एक mg और एक फ्रिक्शन, ये ठीक है ना। इनमें से नॉर्मल रिएक्शन और mg वर्क नहीं कर रहे हैं, रीजन बीइंग Horizontal movement है. हाँ, डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू देम, ये बात ठीक है ना। तो जो एंड डॉट डिस्प्लेसमेंट आएगा, mg डॉट डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। नाउ फ्रिक्शन कितना वर्क कर रहा है, तो आंसर इज, लेट से यहाँ तक चल के रुक जाता है, तो ये x है जो कि हमारा आंसर है। तो आंसर है माइनस एफ एक्स। वाई माइनस? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो मैंने लिखा माइनस एफ एक्स, वर्क डन। अच्छा, अब ये किसके इक्वल होना चाहिए? होना चाहिए 0 माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर के बराबर। 0 फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। बाकी माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर लिखेंगे हम, यहाँ माइनस एफ एक्स लिखेंगे, माइनस एफ एक्स को म्यू के एम जी लिख देते हैं और यहाँ एक्स लिख देते हैं ना, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू के जी आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक इंक्लाइंड प्लेन है, रफ है, यहाँ पे म्यू दिया हुआ है ना। स्टैटिक काइनेटिक हम एक ही मान लेते हैं, वैसे तो अलग अलग दे देते हैं। एक ब्लॉक रखा हमने यहाँ पे, ठीक, और हमें कहा गया कि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं तो ये मूव नहीं करता है। इसका मतलब ऑब्वियसली हुआ कि एंगल ऑफ रिपोज से कम एंगल पे ये इंक्लाइंड प्लेन इंक्लाइंड होगा, है ना। लेकिन इसकी हाइट को h ले लेते हैं। अगर हम इसको वेलोसिटी v नॉट दे के छोड़ते हैं, v नॉट, तो यहाँ तक आते आते ये फिर से रुक जाता है, यानी एट द बॉटम पहुँचते पहुँचते ये फिर से रुक जाता है। यहाँ वेलोसिटी v नॉट दे दें तो यहाँ आते आते ये रुक जाता है, ऐसा कहा गया। तो क्वेश्चन ये है कि जो म्यू है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऐसा होने के लिए म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ट्राई करते हैं इसको। इस ब्लॉक पे किस किस ने वर्क किया? अगर मैं पूछूं विच ऑफ द फोर्सेस हैव वर्कड ऑन द ब्लॉक, तो आंसर क्या देंगे? विच ऑफ द फोर्सेस हैव वर्कड ऑन द ब्लॉक?
सोच लो। फ्रिक्शन एंड mg फ्रिक्शन एंड mg, बिल्कुल सही बात है। फ्रिक्शन ने पॉजिटिव वर्क किया होगा या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। मैं इसको लिखता हूँ माइनस एफ इंटू स्मॉल एच लिखता हूँ। ये जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है इसको स्मॉल एच कह देता हूँ, ठीक है ना। ये और ये लिखना जरूरी था क्योंकि फ्रिक्शन के डायरेक्शन में यही डिस्प्लेसमेंट माइनस एफ एच। ग्रेविटी ने वर्क किया होगा एम जी कैपिटल एच, ये देख लेना अच्छे से। ग्रेविटी ने इतना वर्क किया होगा। ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? एच हुआ है ना। तो एक और बात यहाँ से सीखने को मिलेगी, ग्रेविटी का वर्क लिखते हुए ग्रेविटी के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है हमें, है ना। तो वो स्लोप से आए, वो ऐसे आता इस डायरेक्शन में या ऐसे ऐसे करके आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज उसके हाइट में चेंज एच हुआ है, ग्रेविटी का वर्क डन एम जी एच ही रहेगा। इसको किसके इक्वल लिखूं मैं? तो मैं इसको कहूँगा 0 माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, इस तरह से लिखूंगा मैं। अच्छा, फ्रिक्शन को क्या लिखूं? फ्रिक्शन हो जाएगा, क्योंकि पूरा टाइम स्लाइड करते हुए आया तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा है, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एच बाय साइन थीटा। देख लेना मैंने हाइपोटेन्यूज को एच बाय साइन थीटा कैसे और क्यों लिखा है। प्लस यहाँ पे आ जाएगा एम जी एच, ठीक है। तो अब आपके पास एम जी एच इधर चला गया, या कहते हैं ये उधर ले जाते हैं, तो म्यू एम जी एच कॉट थीटा इक्वल टू एम जी एच प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा। आप नीचे ले आओ तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम जी एच तो देखो 1 बन जाएगा, अपॉन में म्यू कॉट थीटा आ जाएगा, सॉरी म्यू तो उधर ही रखेंगे, अपॉन में कॉट थीटा आ जाएगा, चाहो तो इसे टैन थीटा लिख सकते हो, प्लस एम जी एच में से m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय 2g कॉट थीटा, वी नॉट स्क्वायर बाय 2g कॉट थीटा। आप तो कॉट थीटा कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा टैन थीटा 1 प्लस वी नॉट स्क्वायर बाय 2g, ये आपकी म्यू की वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लेंगे इसको एक बार। और एग्जांपल लेते हैं। एक ब्लॉक एक स्प्रिंग से टाइड है वर्टिकली, और अभी ये अपनी नेचुरल लेंथ में है। नेचुरल लेंथ, ऑब्वियसली नेचुरल लेंथ में रहने के लिए इसको हमने पकड़ के रखा होगा, वरना ये नीचे आने की कोशिश करेगा। तो अभी लेट से हमने हाथ लगा रखा है। अब क्वेश्चन ये है, पूछा गया व्हेन द ब्लॉक इज released the maximum elongation in the spring is कितना होगा, ये बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने आप से पूछेंगे कब तक इलोंगेट होती रहेगी स्प्रिंग। स्प्रिंग कब तक इलोंगेट होती रहेगी? खैर इसका आंसर है जब तक ब्लॉक नीचे जाता रहेगा। इसका मतलब हमने कहा कि यहाँ इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी, तो यहाँ इसकी फाइनल स्पीड भी कितनी हो जाए? 0 हो जाए,
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x, क्योंकि नेचुरल लेंथ से ले रहे हैं तो ये एक्सटेंशन हो गया इसमें, ये हमारा आंसर हो गया। अब इनिशियल भी जीरो है, फाइनल भी जीरो है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? तो एक साइड तो हमारी जीरो हो गई, जीरो, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब इस पर वर्क किसने किसने किया? तो ऑब्वियसली ग्रेविटी ने किया। कितना? तो आंसर है mgx पॉजिटिव। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। देखो स्प्रिंग ने कितना किया? तो आंसर है -12kx²। अच्छा, माइनस इसलिए क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लग रहा है और x नीचे की तरफ है, तो माइनस आना चाहिए। और स्प्रिंग का वर्क डन इक्वल टू चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितने अमाउंट से चेंज हुई? 12kx² से। यहाँ जीरो थी, यहाँ आते आते 12kx² हो गई, तो -12kx²। देखें इसको, इसी में मैक्सिमम कन्फ्यूजन होता है। एनीवे, तो हमारे पास आया 12kx², 12kx² इक्वल टू mgx। एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2mg/k। ये अच्छा समझ लेना। अगर हम वर्टिकल सस्पेंड करके किसी ब्लॉक को इफ वी लेट गो छोड़ देते हैं, तो बिफोर कमिंग टू रेस्ट it elongates the spring by an amount equal to 2mg/k. तो इन सब एग्जाम्पल से आपको वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ कुछ समझ में आनी शुरू ही होगी कि जब भी कोई क्वेश्चन आपको अप्लाई करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करना है क्वेश्चन में, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो लिख लें। तो एक साइड तो बन जाएगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, और इस फाइनल तक आने में, इनिशियल से फाइनल तक आने में जितनी फोर्सेस ने जितना जितना वर्क किया होगा वो एक साइड पे लिख लें, प्लस को प्लस, माइनस को माइनस, इक्वेट कर दें, जो आएगा वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, जो आगे जाकर सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ हमने एक स्प्रिंग लगाई हुई, एक ब्लॉक है m मास का जो स्प्रिंग के अगेंस्ट कंप्रेस किया जा सकता है। अगर हम स्प्रिंग के अगेंस्ट इसे कंप्रेस करके रिलीज करेंगे तो इट विल एक्वायर सम वेलोसिटी, और ये यहाँ से ऐसे जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट O लिख देते हैं हम, जो सेंटर के ठीक सामने है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये है बाय व्हाट अमाउंट must the spring be compressed such that the normal रिएक्शन की बात करें, नॉर्मल फोर्स acting on the block at O is equal to its weight mg के बराबर हो जाए। तो ऐसा करने के लिए स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करेंगे, एक बार इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर समझते हैं ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
अगर ये नोट कर लिया है तो इस बात को समझते हैं कि जब ये ब्लॉक ऐसे चलता हुआ जाएगा सर्कुलर पाथ में, यहाँ पहुँचेगा, तो इस वक्त इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, इस तरफ, है ना। जब हमने इसको स्प्रिंग के अगेंस्ट कंप्रेस किया था, उस इंस्टेंट पे इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी। ध्यान रखना, जिस वक्त हमने स्प्रिंग के अगेंस्ट मैक्सिमम कंप्रेशन करके छोड़ा है, t=0 मान लेते हैं उस इंस्टेंट को, उस वक्त इसके पास कोई स्पीड नहीं है। स्पीड तो पूरी स्प्रिंग फ्री होने के बाद आएगी, है ना, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू द मैक्सिमम। तो यहाँ u 0 है, यहाँ v है, तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, ½mv² - 0। अच्छा, यहाँ से वहाँ तक आने में किस किसने वर्क किया, यहाँ से वहाँ तक आने में किस किसने वर्क किया, देखो यहाँ से वहाँ तक, तो ½ kx² पॉजिटिव ये किया स्प्रिंग ने। एक बार सोच लो अच्छे से, ½ kx² पॉजिटिव ये वर्क किया स्प्रिंग ने। पॉजिटिव किया क्योंकि जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग पुश कर रही है इसको, अगर हमने स्प्रिंग के अगेंस्ट पुश किया तो स्प्रिंग ऐसे पुश करेगी, उधर ही इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो ½ kx² प्लस माइनस mgr। यहाँ से यहाँ तक आने में ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, आंसर इज -mgr। और किसी ने वर्क नहीं किया, ये कंफर्म करना। आई होप ये इक्वेशन समझ गए होंगे। अब बात करते हैं ½mv² से कैसे निपटेंगे। तो अब इस डायग्राम को देखो, हमें तो x बताना है ना यहाँ पे। तो इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे इधर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, इधर लग रहा है mg। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। आई होप सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ आप लोगों ने। नहीं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स n प्रोवाइड कर रहा है, तो n = mv²/r। अच्छा, इस पॉइंट पे n न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, तो कहा गया है द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज इक्वल टू इट्स वेट। तो ये वैल्यू में वेट के बराबर, तो इसको mg के इक्वल कर दो। ध्यान रखना, n इज नॉट mg, n mg हो नहीं गया है, उसकी वैल्यू mg के न्यूमेरिकली इक्वल है इस पॉइंट पे, इतना कहा जा रहा है और कुछ नहीं कहा जा रहा है। n mg को बैलेंस कर रहा है, वो तो बिल्कुल ही नहीं है, परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के, है ना। एनीवे, तो ये हमने लिखा, तो यहाँ से mv² की जगह mgr लिख सकते हैं, देख लो एक बार अच्छे से। और यहाँ अगर रिप्लेस कर दें mv² को mgr से, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, mgr/2 = ½ kx² - mgr। ये mgr उधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा ½ kx² = 5/2 mgr। 2 से 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी √5 mgr/k, not r, k। चेक कर लो इसको। तो इसको नोट किया होगा आपने, और एग्जांपल ले लेते हैं।
इसको ड्रॉ कर लो एक बार, मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ। इसमें जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक रखा हुआ है ये 4 kg का है, ये 4 kg है, ये ब्लॉक 1 kg है, और कहा जा रहा है कि सिस्टम को हमने रेस्ट से रिलीज किया है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये ब्लॉक अगर 1 मीटर नीचे आ जाता है, 1 मीटर, उस वक्त इसकी स्पीड हो जाती है 0.3 मीटर पर सेकेंड, 0.3 मीटर पर सेकेंड, जब ये 1 मीटर नीचे आ जाता है आफ्टर बीइंग रिलीज्ड। तो ऐसे में आपको म्यू कितना है ये बताना है, ऐसे में म्यू कितना है ये बताना है। तो कैसे करेंगे वो समझते हैं, बहुत सारी बातें इसमें समझने वाली है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, अगर इसकी स्पीड v है, इसकी स्पीड v है, तो इसकी कितनी होगी, ये कोई बता सकता है क्या? अगर ये v से नीचे जा रहा है तो ये कितने से आगे आएगा? कोई भी, अगर किसी ने कंस्ट्रेंट्स वगैरह पढ़े हैं। V से, ये v से नीचे जा रहा है तो ये कितने से आगे आएगा? v से ही आगे आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ये आएगा 2v से आगे आएगा, 2v से। किसी को नहीं पता कैसे होता है ये? चलो अभी के लिए ऐसा समझ लो, अगर आप इसको x डिस्टेंस ऊपर की तरफ उठा लेते हो, ये वाला पुली x डिस्टेंस ऊपर उठा लेते हो, तो यहाँ से भी x रोप फ्री हो जाएगी, x, और यहाँ से भी रोप कितनी फ्री हो जाएगी? 2x, सॉरी x। तो टोटल रोप कितनी फ्री हो गई? 2x। यानी रोप को वापस टेंशन में लाने के लिए मुझे इसको इधर चलाना पड़ेगा, कितना? 2x। यानी whenever this pulley moves a distance x, the block needs to move कितना? 2x to keep the system in tension. सोच लो, तो जितना ही चलेगा उसका डबल वो चलेगा, तो अगर जितनी स्पीड इसकी होगी उसकी डबल स्पीड उसकी होनी चाहिए। स्पीकिंग ऑफ डिस्टेंस, ये चला है 1 मीटर, तो वो कितना चला होगा? ये कितना चला होगा? अगर ये 1 मीटर नीचे आया है तो ये कितना आगे गया होगा? सेम लॉजिक, आंसर इज 2 मीटर। ये 1 मीटर नीचे आया है तो वो 2 मीटर आ गया आपने, नहीं? तो अब इस सिस्टम के बारे में सोचते हैं। इस सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0, कुछ नहीं थी। अब कितनी है? तो अब है 1/2 इंटू 1 इंटू 0.3 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 0.6 का स्क्वायर। इसकी स्पीड डबल है ना, 0.6 है, तो ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम की। अच्छा, इस सिस्टम पे किस किस ने वर्क किया? तो एक तो ऑब्वियसली इस पे ग्रेविटी ने वर्क किया है, कितना? 1 इंटू 10 इंटू 1 mgh, और वो पॉजिटिव वर्क किया है, देखो पॉजिटिव वर्क किया, ग्रेविटी ने इस पे पॉजिटिव वर्क किया। इस पे फ्रिक्शन ने वर्क किया लेकिन नेगेटिव वर्क किया है, कितना? माइनस म्यू mg यानी 40, मैं यहाँ पे सीधे 40 लिख देता हूँ, 40 इंटू डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 2 मीटर। ये 1 मीटर चला तो वो 2 मीटर चला, ये ध्यान रखना है ना, 2 मीटर। इस इक्वेशन को एक बार अच्छे से देख लें।
change in kinetic energy of the system equal to work done on the system. कोई बात नहीं समझो तो पूछ सकते हो. इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 0.3 का स्क्वायर अपॉन 2. ये बन जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 0.3 का स्क्वायर. मैं 0.3 के स्क्वायर के टर्म्स में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा और कोई बात नहीं. ये 0.3 का टाइम्स 2 है तो 2 वाला पार्ट मैंने 4 बना के बाहर निकाल लिया. और ये कितना हो गया 10 माइनस 80 म्यू. तो ये कितना है, ये है 0.3 का स्क्वायर तो हम कॉमन ले लेते हैं, 2 भी हम नीचे कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस 16 17 बोलते हैं इसको ना. तो ये हो गया 10 माइनस 80 में. तो 17 80 म्यू की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 17 टाइम्स 9/100 अपॉन 2. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे और म्यू कितना आ रहा है एक बार बताएंगे तो मैं आंसर कंफर्म कर देता हूँ आपको कि हाँ इतना ही आ रहा है. कोई भी देखो ये नंबर 7.65 हो जाएगा. 10 में से 7.65 माइनस करेंगे तो 2.35 आएगा. म्यू की वैल्यू 2.35 अपॉन 80 आ जाएगी. ठीक है, अब ये कितना होता है, अगर ये 2.4 होता, 2.4 2.35 की जगह, और ये तो 80 है जैसा ही होता, तो हमारे पास ये हो जाता कुछ 1/3, 1/3 नहीं 1/3 का 3 हो जाता ना, 3 8 टाइम्स 3 है, और नीचे हो जाता 100.03. एक बार चेक कर लो इसकी वैल्यू इतनी आ रही है क्या, इस कैलकुलेशन को देख लो, ये मैंने ठीक किया है तो. नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ की है. 17 टाइम्स 9 इज 153. 153 बाय 2 करेंगे तो 76 नहीं नहीं 76 0.5 आएगा, फिर नीचे 100 है तो 0.765 आएगा. हाँ ठीक है, 10 में से 0.765 जाएगा तो बचेगा
9.235 ये आएगा, अपॉन 80 करेंगे, ये आंसर आना चाहिए। नियरेस्ट भी लेते हैं तो 0.12 समथिंग आ जाएगी, ये इसका आंसर सही है। एक बार चेक कर लो ना। अब जो भी एग्जाम्पल मैंने आपको आज कराए हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करना है टू एनी गिवन सिस्टम। इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी होता है, मतलब ये नहीं करना चाहते तो और कुछ कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि पहले आप इसको प्रैक्टिस कर लें, फिर मैं आपको दूसरा मेथड भी एक बार डिस्कस कर दूंगा और फिर आप चॉइस बना सकते हैं कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है तो वो कर लें, ठीक है ना। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि क्योंकि स्कूल में तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसे ही अप्लाई करनी होगी, तो अभी के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। पावर और एक पढ़ना है हमें इसमें, तो होपफुली वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो नोट कर लिया है सब लोगों ने? चलो तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं।